हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। सो आज की वीडियो में हम दिसंबर 23 जो मॉर्निंग शिफ्ट में बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स डज नॉट प्रोवाइड ए बैकबोन कार्बन स्केलेटन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आप देख रहे हो कि काफी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, तो ये हमने डिस्कस भी किया हुआ है पहले। तो आपको वो टेबल अच्छे से याद रखनी है कि कौन सा अमीनो एसिड किस किस से डिराइव होता है। जैसे हमने देखा था कि पायरुवेट से एलेनिन बनता है। ठीक है, डिफरेंट अमीनो एसिड जो है उनके प्रिकर्सर्स क्या है। ठीक है, तो अगर आप इफ यू गो थ्रू दैट टेबल तो आप देखोगे उसमें सक्सिनेट और सिट्रेट, ठीक है, ये दोनों से कोई भी आपका जो कार्बन स्केलेटन जो है वो अमीनो एसिड का नहीं बनता है। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, आप फॉस्फेनॉल पायरुवेट देखोगे, राइबोस 5 फॉस्फेट, इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट, अल्फा ग्लूटाग्लूटारेट, ऑक्सैलो एसीटेट, तो ये सब के सब किसी ना किसी अमीनो एसिड की फॉर्मेशन में इनका रोल होता है। तो सक्सिनेट और सिट्रेट दे डू नॉट फॉर्म basically they do not provide a backbone carbon skeleton for the synthesis of amino acid। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी, एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर कि कौन सा अमीनो एसिड किससे डिराइव होता है। ठीक है, हमें चाहे इतने पाथवे ना याद रहे कि पूरा का पूरा कैसे बनता है, बट एटलीस्ट वी शुड रिमेंबर जैसे पायरुवेट से एलेनिन बनता है, ऐसे ही मान लो 3 फॉस्फोग्लिसरेट से कौन सा अमीनो एसिड बन रहा है, फॉस्फोनिल पायरुवेट से क्या बन रहा है, तो वो टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि जून 23 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया। नो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू पीएच। देखो पीएच पे भी आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि पीएच एंडोसिटिक वेसिकल की है 5.2, ठीक है, और गैस्ट्रिक जूस की है 2। तो एंडोसिटिक वेसिकल में हाइड्रोजन बेसिकली आपका मतलब वो पूछ रहा है कि कितने टाइम्स लोअर होगा। ठीक है, देखो ये तो अब ज्यादा कम की बात करें तो आपको पता है जितनी पीएच कम होती है, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि पीएच अगर 2 है तो ये शो करता है कि उसमें 10⁻⁻² हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, और अगर वही पीएच अगर आपकी 5 है, जैसे यहाँ पे चलो 5.2 है, तो अगर मैं 5 मान लूँ, इसका मतलब 10⁻⁻5 उसके अंदर हाइड्रोजन आयन्स हैं। ठीक है, अब देखो ये तो सीधा आप डिफरेंस देख सकते हो कि -2 और -5, -2 और -5 में कितने टाइम्स का डिफरेंस है, 1000 टाइम्स का। देखो लॉग स्केल में जो जैसे हम कहते हैं log 10 1 होता है, log 100 2 होता है, log 1000 3 होता है, log 10,000 आपका इसी तरह से 4 होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो लॉग टेबल में 10 का मल्टीपल्स चलता है। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पे पता लग रहा है अगर 5.2 और 2 है तो एक बात तो आपको पता लग रही है कि मतलब 1000 टाइम्स से ज्यादा का ही आएगा। ठीक है, तो जिसमें जिसकी पीएच ज्यादा है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन कम है। ठीक है, तो वो 1000 टाइम्स वाला अगर हम फिगर देखें तो वो सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, दैट इज 1585 टाइम्स लोअर देन दैट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो 1000 टाइम से आपका ज्यादा। वही है ना, अगर 6 हो जाती तो 6 का मतलब 10,000, कि 10,000 टाइम गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोजन आयन कम होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना कि 0.2, तो 0.2 में भी देख रहे हो आपकी मतलब 585, मतलब इतने टाइम्स। 1000 तो आपको पता लग ही रहा है कि 1000 टाइम्स तो कम होगी। ठीक है, और एक ही ऑप्शन ऐसी है जिसमें 1000 टाइम से आपको ज्यादा दिखा रखा है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, कहता है इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल बाय फर्मेंटेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ईस्ट ग्लूकोज टू पायरुवेट बनाता है एंड पायरुवेट टू इथेनॉल। फर्मेंटेशन प्रमोट्स ग्लाइकोलिसिस बाय। ठीक है, तो देखो इसमें आपको क्या ध्यान रखना होता है, अगर आपको पूरा पाथवे याद हो, जब भी हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं, ठीक है, तो देखो ग्लाइकोलिसिस की जब हम बात करते हैं तो ग्लाइकोलिसिस में NADH बनता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है आपका, देर इज NADH फॉर्मेशन, ग्लाइकोलिसिस के अंदर आपका NADH फॉर्मेशन होती है। यही पढ़ते हैं हम कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर देर इज फॉर्मेशन ऑफ NADH, NAD पॉजिटिव से NADH। देखो ग्लाइकोलिसिस तभी चलती रहेगी ना जब NAD पॉजिटिव की सप्लाई होगी। ठीक है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं कि इथेनॉल फर्मेंटेशन होती है तो वहां पर हम क्या कहते हैं कि जो NADH है, इथेनॉल या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, वहां पे NADH से NAD पॉजिटिव बन जाता है।
ठीक है, और ये Na पॉजिटिव को फिर हम ग्लाइकोलिसिस चलाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो फर्मेंटेशन कैसे ग्लाइकोलिसिस को प्रमोट करता है, दैट इज बाय जनरेटिंग Na पॉजिटिव फॉर ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, क्योंकि देखो ना, जब ग्लाइकोलिसिस चल रहा है तो NADH बन रहा है, तो Na पॉजिटिव यूज होता जा रहा है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लैक्टिक एसिड और इथेनॉल फर्मेंटेशन, हम हमेशा ये बात करते हैं कि Na पॉजिटिव आपका क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है, कि मतलब NADH दोबारा Na पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, और इस Na पॉजिटिव को हम दोबारा यूज कर सकते हैं ग्लाइकोलिसिस को रन करने के लिए। ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि आपने बताना था कि V0/Vmax जब S3 km है और S9 km है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था। फॉर्मूला आपको पता है, V0 इज इक्वल टू Vmax इंटू S/Km+S। अब मैंने सिर्फ क्या करना है, मैंने सिर्फ S की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, एक जगह पर 3 km, एक जगह पर 9 km। सो V0 इज इक्वल टू Vmax, S मान लो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया आपका 3 km, डिवाइडेड बाय Km+3 km। तो देखो Vmax इंटू 3/4, Km से Km कैंसिल हो जाएगा, 3/4 होता है 0.75। ठीक है, और वो एक ही ऑप्शन में है, तो आपको दूसरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अगर दूसरे को भी सॉल्व करोगे तो उसमें Vmax.9 km/10 km वो सीधा 0.9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था, एंड दिस वाज कैरिंग योर 4 मार्क्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन था कि आपको अमीनो एसिड सीक्वेंस दे रखा है टेट्रापेप्टाइड्स का, जैसे दिस इज 1, 2, 3। तो पहले आपने इनके ऊपर चार्ज निकालना था pH 7 पे, और अगर हम इन टेट्रापेप्टाइड्स के मिक्सचर्स को कटायन एक्सचेंज कॉलम से सेपरेट करें तो कौन सा लास्ट एल्यूट होगा। ठीक है, देखो जो कटायन एक्सचेंजर होता है उसके ऊपर क्या चार्ज होता है आपका, बेसिकली नेगेटिव चार्ज। तो जितना ज़्यादा उसके ऊपर चार्ज होगा उसको वो ज़्यादा टाइम के लिए रिटेन करके रखता है। ठीक है, तो पहले तो हम चार्ज निकालते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा ही हुआ है कैसे हम चार्ज निकालते हैं, मैंने आपको फंडा बता रखा है। ठीक है, चलो मैं सिंगल लेटर वर्ड यूज कर लेता हूँ यहाँ पर, और जल्दी जल्दी हम चार्ज निकालते हैं। एस्पार्टिक एसिड D, ग्लाइसिन G, अगेन एस्पार्टिक एसिड D, और सिरिन S। ठीक है, पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया हुआ है, आप पहले यहाँ पे NH3 पॉजिटिव लिख दो। ठीक है, और यहाँ पर आप COH लिख दो। ठीक है, यहाँ पर फिर आपका जैसे एस्पार्टिक एसिड है, ठीक है, तो इसकी साइड चेन होती है, ऐसे इसकी भी साइड चेन होगी। अब pH 7 है, तो जो बेसिक हमें नॉलेज है NH3 पॉजिटिव के लिए तो P की वैल्यू ज्यादा होती है, तो ये तो हाइड्रोजन आयन लूज करेगा नहीं। ठीक है, तो ये लूज कर देगा, ये लूज कर देगा, और ये लूज कर देगा। ठीक है, तो -3 नेगेटिव है, +1 है, तो क्या आंसर आ गया, -2। ठीक है, और वैसे भी आप देख रहे हो सिर्फ एक ही ऑप्शन में -2 है। ठीक है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि बाकी के चाहे आप चार्ज ना भी निकालो, और कौन एल्यूट लास्ट करेगा, तो दैट इज बेसिकली योर आंसर, आपका ए ही बनेगा। ठीक है, फिर भी चलो मैं आपको जो बाकी हैं उसका भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कि बाकी जो इसके अंदर हमें दे रखे हैं, अब देखो ना, आपको वैसे बाकी का निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका P-2 आ चुका है। ठीक है, और एक ही ऑप्शन में वो, जैसे चलो मैं आपको दूसरे का बता देता हूँ। अब ग्लाइसिन, सिरिन, आर्जिनिन, ग्लाइसिन। ठीक है, इधर भी आप NH3 पॉजिटिव लिखो, इधर COH लिखो। आर्जिनिन की भी साइड चेन होती है, उसका भी NH3 पॉजिटिव लिख दो। pH 7 पे सिर्फ इसी ने लूज करना है, तो +2 और -1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, +1। ठीक है, वो भी आप देख सकते हो Q का आ गया। तीसरा है आपका ग्लाइसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, एलेनिन। सीधा सा फंडा, यहाँ पे पहले NH3 पॉजिटिव लिख दो, यहाँ पे COH लिख दो, और इधर भी आपका NH3 पॉजिटिव होगा, इधर भी आपका NH3 पॉजिटिव आप लिख दो। ठीक है, यही लूज करेगा बस। तो +3 -1, तो ये कितना आ गया, +2। ठीक है, अब देखो क्या है ना कि जिसके ऊपर अब -2, +1 और +2 ये 3 चार्ज आपने निकाले, तो अब ऑब्वियसली एल्यूट लास्ट, जिसकी कटायन एक्सचेंजर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव वाला ऑब्वियसली पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। अब आपके पास 3 चार्ज हैं, -2, +1, +2। अब नेगेटिव वाला नेगेटिव को तो अट्रैक्ट करेगा नहीं, ये तो सबसे पहले एल्यूट होगा, फर्स्ट। ठीक है, अब +1 +2 में से किस पे चार्ज ज्यादा है, +2 पे, तो ये सेकंड एल्यूट होगा।
और सबसे ज्यादा टाइम के लिए कौन सा रिटेन रहेगा जिसके ऊपर +2 है, तो ये लास्ट में एल्यूट होगा, तो इसका आंसर क्या आपका आर। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन वेयर द लिंक द कंसेप्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम चार्ज निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि कैसे हम चार्ज कैलकुलेट करते हैं, और टेक्निक्स जब हमने पढ़ी थी क्रोमेटोग्राफी, एक कैटायन एक्सचेंजर होते हैं, एक एनायन एक्सचेंजर होते हैं। कैटायन एक्सचेंजर में आप कैटायन एक्सचेंजर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एनायन एक्सचेंजर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बेसिकली उसी हिसाब से फिर हम कॉलम चूज करते हैं जैसा भी उसके ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, सो इसका आंसर होगा आपका, इट हैज टू बी योर, द करेक्ट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर इज योर ए। सिर्फ पी का चार्ज पता होने से देखो मेरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आया था आपका कि द सेंट्रल रोड डोमेन ऑफ केराटिन इज 300 अमीनो एसिड्स इन लेंथ, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द रोड डोमेन ऑफ द पेप्टाइड, अगर वो डिस्टॉर्टेड अल्फा हेलिक्स है, ट्रू है या एंटी पैरेलल। चलो डिस्टॉर्टेड का तो चलो हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था, बाकी हम देखते हैं। अल्फा हेलिक्स की बात करते हैं तो सीधा 1.5, you just need to multiply number of amino acids with 1.5 angstrom, so it comes out to be 450 angstrom। और एंटी पैरेलल में मैंने आपको बताया था, मतलब दैट वाज योर 3.5 एक अमीनो एसिड की वजह से, सो 300 इंटू 3.5, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 1050। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखो तो 450 तो दो ऑप्शन में है और 1050 एक ही ऑप्शन में है, तो इसका आंसर होगा आपका ए। ठीक है, तो डिस्टॉर्टेड का क्या आंसर है आपका 425 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, बहुत बार मैंने आपको बताया कि रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो उसमें हमने देखा है कि क्या क्या रोल होता है, एएमपी सिट्रेट, एटीपी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो हमने देखा है कि एटीपी अगर ज्यादा होता है तो वो ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करता है और एएमपी ग्लाइकोलिसिस को प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको पता ही है। तो 3 ही स्टेप थे, उनमें से भी मेनली जो थर्ड और 10th स्टेप होता है कि जो फ्रक्टोज 1,6, जो मतलब फ्रक्टोज 6 से जो फ्रक्टोज 1,6 बनता है, एक वो स्टेप, और एक आपका लास्ट स्टेप जो फॉस्फोनल पायरुवेट से पायरुवेट बनता है, तो इन्हीं दो मेन स्टेप्स पे रेगुलेशन होती है। तो एटीपी ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करता है, और क्योंकि सिट्रेट भी इनहिबिट करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी, ये गलत लिखा है कि स्टिमुलेट करते हैं, एएमपी इनहिबिट करता है, ये भी गलत लिखा है क्योंकि एएमपी प्रमोट करता है। तो इसका आंसर होगा आपका ए एंड बी। सो द राइट आंसर इज ए एंड बी। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका, दिस इज बेस्ड ऑन योर वही हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज भी। आप देख रहे हो कि उन्हीं टॉपिक्स पे देखो आप जनरली वो क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, कहते हैं एक ओलिगोपेप्टाइड है, उसमें उसने हमें अमीनो एसिड एनालिसिस बता रखा है, एंड टर्मिनल एडमन डिग्रेडेशन कराया, तो टायरोसिन आपका टर्मिनल है। ठीक है, क्योंकि हम N2C करते हैं, तो वो तो 4 ऑप्शन में टायरोसिन ही है। ट्रिप्सिन से पेप्टाइड अफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं पर भी आपका लाइसिन आर्जिनिन नहीं है, क्योंकि ट्रिप्सिन जो होता है वो लाइसिन आर्जिनिन के बाद कट करता है, और लाइसिन आर्जिनिन के बाद आपका प्रोलिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, साइनोजन ब्रोमाइड के ट्रीटमेंट देने से डाइपेप्टाइड, टेट्रा और फ्री आर्जिनिन आया। ठीक है, CNBR जो होता है वो इट कट्स आफ्टर मिथ्योनिन। CNBR किसके बाद कट करता है, इट कट्स आफ्टर मिथ्योनिन। साइनोजन ब्रोमाइड मिथ्योनिन के बाद कट करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए कट यहाँ पर, ए कट यहाँ पर। ठीक है, इधर देखें तो ए कट यहाँ पर, ए कट यहाँ पर। ठीक है, इधर देखें तो ए कट यहाँ पर, ए कट आपका यहाँ पर, ए कट यहाँ पर और एक कट यहाँ पर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि साइनोजन ब्रोमाइड के ट्रीटमेंट के बाद एक डाई, टैट्रा और एक फ्री आर्जिनिन। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो देखो ये 4 आ गए। ठीक है, ये डाई भी आ गया और ये आर्जिनिन भी आ गया, तो इसका मतलब यही आंसर है बस। ठीक है, बाकियों में आप देखोगे तो यहाँ पर ये टैट्रा बन गया। ठीक है, फिर एक ही मिथुनिन आया, फिर वैलिन आर्जिनिन, तो फ्री आर्जिनिन इस केस में आया नहीं, फ्री आर्जिनिन इस केस में भी नहीं है, और फ्री आर्जिनिन इस केस में भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका फर्स्ट। ठीक है, बाकी काइमोट्रिप्सिन भी बता रखा है, काइमोट्रिप्सिन के ट्रीटमेंट से डाई और टेट्रा
ठीक है, तो काइमोट्रिप्सिन फिनाइल एलिन के बाद कट करेगा। तो इस केस में वैसे ना ट्राई और टेट्रा आना चाहिए, तो मे भी थोड़ा सा इसमें कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, या तो यहाँ पे ट्राई होता तो ये स्टेटमेंट सही थी, क्योंकि वही ना टेट्रापेप्टाइड जो बनेगा उसमें मिथ्योनिन, वैलिन और आर्जिनिन। ठीक है, तो क्योंकि काइमोट्रिप्सिन कट्स आफ्टर एरोमेटिक अमीनो एसिड, ये किसके बाद कट करता है आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड के बाद। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस जो कि आपके दिसंबर 23 मॉर्निंग शिफ्ट में आए थे। ठीक है, देखो कंपैरेटिवली आप देखो, ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी 4 नंबर का था, 8, 12, ये आपका 4 नंबर का 16, दिस वाज आल्सो कैरिंग 4 मार्क्स 20। ठीक है, ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन आ रखे थे। ठीक है, तो आप ये देखो ना कि मतलब जो मेन आप टॉपिक्स पढ़ते हो उसमें से आप जैसे 20 से 25 नंबर का आपको बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो और ये कोर है, चाहे आप प्रोटीन्स की बात कर लो, साइकिल्स की बात कर लो, चाहे आप बेसिकली आप ये प्रोटीन्स पे आप देख रहे हो कि ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, चार्ज निकालने पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो आप देख सकते हो एक वैसे सही ट्रेंड है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रोटीन्स के ऊपर और जनरली कार्बोहाइड्रेट और एंजाइम्स पे देखने को मिलते हैं। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, एंड फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल बायोटेक सेपियंस। थैंक यू सो मच।